Hello students, welcome in the online classes of MDN School class. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन में समाजीकरण के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा क्वेश्चन है समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। अथवा क्वेश्चन ये भी बन सकता है समाजीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें या समाजीकरण की प्रकृति का वर्णन करें। आइए समाजीकरण का अर्थ के विषय में पढ़ते हैं। समाजीकरण शब्द का प्रयोग सामाजिक अधिगम के अनुभव के क्रम के संदर्भ में किया जाता है, जिसका परिणाम व्यक्ति के समाज के एकीकरण के रूप में सामने आता है। समाजीकरण शब्द का प्रयोग सामाजिक अधिगम की लंबी और जटिल प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है, जिसके द्वारा एक शिशु का एक वयस्क के रूप में विकास होता है और वह समाज में संयोजित होकर उसका अंग बन जाता है। किसका? समाज का। सामाजिकरण की प्रकृति। उपरोक्त सभी परिभाषाओं के गहन के अध्ययन और विश्लेषण में समाजीकरण की प्रकृति को संबंधित निम्नलिखित मुख्य तत्व उभरकर सामने आते हैं। हमारा फर्स्ट हेडिंग है व्यक्ति का प्रारंभ जैविकीय रचना के रूप में। जन्म के समय अर्थात जब व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है तो वह मात्र एक जैविकीय रचना का रूप होता है, जो कि सामाजिक परिस्थितियों के प्रति अपनी अनुक्रिया करने में समर्थ होते हैं। और ये सभी सामाजिक अनुक्रियाएं, प्रक्रियाएं तथा सामाजिक क्रियाओं के उत्पादन या परिणामों के रूप में मनोवैज्ञानिक घटनाओं द्वारा ही संभव हैं, जो कि समाज के हर सदस्य के भीतर गठित हो रही हैं। सामाजिक क्रियाओं में शक्ति है बोलना, यंत्र बनाने, नियमों का पालन करना तथा पाप और पुण्य में भेद करना इत्यादि। इन समाजियों तथ्यों के मनोवैज्ञानिक आधारों का अध्ययन करना ही मुख्य उद्देश्य है। इन सामाजिक घटनाओं के घटित होने के मनोवैज्ञानिक साधन कौन कौन से हैं, इसका उत्तर देने के लिए हमें अपने मन में यह बात रखनी होगी कि मनुष्य एक जैविकीय रचना के रूप में शुरुआत करता है और सामाजिक परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। और लेकिन यदि हम सामाजिक पक्ष या जैविक पक्ष की अनदेखी करेंगे तो हम समस्या को समझ नहीं सकते। मूलभूत तथ्य है कि समाजीकरण प्रक्रिया द्वारा नवजात असामाजिक शिशु एक सामाजिक प्रौढ़ में परिवर्तित हो जाता, कहने का अर्थ है समाज के अकॉर्डिंग ढलना शुरू कर देता है। शिशु सामाजिक जैविकीय रचना के रूप में पैदा होता है, वह सामाजिकृत प्रौढ़ के रूप में बढ़ता है और वह सामाजिक अनुभवों द्वारा होता है। समूह जीवन। नवजात शिशु एक मानव के रूप में समूह जीवन की परिस्थितियों के अंतर्गत परिवर्तित होता है। मनुष्य अकेला ही वे प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता जिन्हें हम समाज में वास्तविक रूप से देखते हैं। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या समूह जीवन नवजात शिशु को सामाजिक प्रौढ़ में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है। मूलभूत तथ्य यही है कि नवजात सामाजिक शिशु को सामाजिक प्रौढ़ में परिवर्तन करना अति आवश्यक जरूरी है। यह सामाजिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। प्रारंभिक काल में समूह जीवन केवल मनुष्य की ही प्रक्रिया नहीं मानी जाती थी, जानवरों में भी सामाजिक जीवन होता है, लेकिन जो सामाजिक गुण मनुष्य में पाए जाते हैं वो जानवरों में नहीं होते। भाषा। ऐसा देखा गया है कि अंतःक्रिया को बढ़ाने में भाषा का भी योगदान रहता है तथा भाषा ही वे गुण उत्पन्न करती है जो मनुष्य में विभेदीकरण करते हैं। भाषा ही व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह बाहरी क्षेत्र में रह सकें तथा भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। अतः समाजीकरण अंतःक्रिया का परिणाम है और इस अंतःक्रिया में भाषा की मुख्य भूमिका है। समाजीकरण से एकरूपता नहीं तथा अनुपमता में कमी नहीं। समाजीकरण के परिणाम स्वरूप समूह के सदस्यों के व्यवहार में समरूपता या एकरूपता तो नहीं आती और न ही उनकी अनुपमता में कोई कमी आती। उदाहरण के तौर पर घर में
एक ही परिस्थिति के प्रति एक ही माता पिता के बच्चों की अनुक्रिया और प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। एक ही घर में दो व्यक्ति की एक ही परिस्थिति के लिए एक जैसी अनुक्रिया भी नहीं हो सकती। और यही कारण है कि एक ही परिवार में एक बच्चा बाल अपराधी है तो दूसरा समूह का आदरणीय सदस्य है। समाजीकरण में द्वंद्व। ये स्पष्ट है कि समाजीकरण व्यक्ति के लिए निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। शिशु, बालक और किशोर समाजीकरण प्रक्रिया के प्रति विभिन्न तरीकों से अनुक्रिया करते हैं। समाजीकरण को व्यक्ति के प्रतिरोध का भी सम्मान करना पड़ता है। बच्चे के पालन पोषण का अनुभव इतना सहज नहीं होता। कई बार माता बच्चे के प्रतिरोध के कारण क्रोधित भी हो जाती है। माता और पिता के धैर्य और चतुराई से ही बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है ताकि वह समूह को स्वीकार्य सदस्य बन सके। इसी प्रकार विद्यार्थी और स्कूल में द्वंद्व रहता है। व्यक्ति और समाज समाजीकरण प्रक्रियाओं में आपसी अनुक्रिया करते हैं। समाज व्यक्ति को ढालना चाहता है और यह भी सत्य है कि व्यक्ति यह दर्शाता है कि वह समूह से संबंधित है और वह व्यक्ति यह जानता है कि यदि वह किसी समूह से संबंधित होता है तथा यदि वह किसी समूह का मान्य सदस्य है तो वह स्वयं को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करेगा। परिणाम स्वरूप व्यक्ति समूह के सामाजिक मानदंडों को अपने स्वयं के मानदंड बना लेता है। समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। सभी मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह जीवन भर चलती रहती है, लेकिन परिवर्तन और स्थिरता प्रौढ़ावस्था में अधिक होते हैं। ये परिवर्तन जीवन चक्र में निरंतर जारी रहते हैं। इस दौरान व्यक्ति नई भूमिकाएं ग्रहण करता है तथा पुरानी भूमिकाओं का त्याग करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि व्यक्ति की कुछ भूमिकाओं के त्यागने में उनमें तनाव बढ़ जाता है और इस तनाव की तीव्रता इस बात पर निर्धारित है कि अर्जित की गई है कि नई भूमिका की प्रकृति कैसी है, कैसी होगी। समाजीकरण प्रक्रिया की सार्वभौमिकता। जीवन में समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया तो है, यानी कि जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह सार्वभौमिक भी है तथा जीवन के हर स्तर में भिन्न भिन्न होती है। जैसे स्कूल आयु पूर्ण होने तक, बाल्यकाल तक, किशोर अवस्था में तथा प्रौढ़ावस्था के दौरान। इस प्रकार आदमी और औरत में भी अंतर होता है। इन वर्ग अंतरों को महसूस तो किया गया है, लेकिन प्रयोगों में इनका कम ही उपयोग किया गया है। समाजीकरण और आत्मचेतना, यह मीड का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार यह देखा गया है कि जब एक व्यक्ति के स्वयं के संबंध में चेतना होती है तभी वह दूसरों के विचारों, मूल्यों, आदर्शों आदि के संबंध में चेतना हो सकती है। शिशु अपने और दूसरों के बीच अंतर नहीं कर पाता। कहने का अर्थ है शिशु क्या है, जब छोटा शिशु होता है वो अपनों और दूसरों के बीच में क्या है, अंतर नहीं कर पाता। और जब वह ये अंतर करना सीख जाता है तभी समाजीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। निर्भरता समाजीकरण अधिगम के आधार पर चलता है। दीर्घकालीन यानी लंबे समय सामाजिक अधिगम के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति का समाजीकरण हो पाता है। बालक अपने सभी कार्यों के लिए माता पिता के साथ साथ अन्य प्रौढ़ व्यक्तियों पर भी निर्भर करता है। कहने का अर्थ है समाजीकरण प्रक्रिया में बालक अपने कार्यों के लिए माता पिता और अन्य व्यक्तियों पर क्या है, निर्भर रहता है। इसी निर्भरता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में वांछित सामाजिक गुणों का विकास होता है। अंतःक्रियाएं। समाजीकरण प्रक्रियाओं को सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट किया है। सामाजीकरण समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। जब एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो उसे अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं तथा वह कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। इसे सीखने से उसमें आदतों का निर्माण होता है। उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त समाजीकरण की प्रकृति निम्न विशेषताओं से भी स्पष्ट होती है। सामाजीकरण प्रक्रिया में सामाजिक गुणों का विकास
धीरे धीरे होता है। और बालक में जन्म के समय आदर्श या मूल्य नहीं होते, अर्थात उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। किशोर अवस्था में किशोर नई नई समस्याओं का सामना करता है तथा उन्हीं के अनुभव के आधार पर समायोजन करने का प्रयास करता है। बालक समाज के आदर्शों, मूल्यों और रीति रिवाजों को सीखकर ही सामाजिक प्राणी बनता है। हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है उस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।